डियर फ्रेंड्स, मैं गिरधर लाल यादव आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने जो क्लास ली थी, एक क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड के टाइप्स हमने देखे, बोनस शेयर वगैरह देखा, और डिविडेंड पॉलिसी हमने देखी। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो डिविडेंड पॉलिसी हमने देखी थी, 3 टाइप्स की डिविडेंड पॉलिसी होती है। तो डिविडेंड पॉलिसी अपनाने से जो फर्म है उसकी मार्केट वैल्यू पे क्या इफेक्ट होता है, उसके संबंध में मॉडल्स क्या है, उनको अपन बोलते हैं डिविडेंड मॉडल्स। तो डिविडेंड मॉडल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, डिविडेंड पॉलिसी होती है वो देखिए हमने, कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, है ना, दोनों अपोजिट होती है। एक में डिविडेंड कम से कम दिया जाता है और लिबरल में डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा दिया जाएगा या फिर डिविडेंड बिल्कुल ही कम दिया जाएगा, यानी कि दोनों अपोजिट पोजीशन है। तो ऐसी जो पॉलिसी अपना अपनाएंगे, कोई सी भी पॉलिसी, उससे मार्केट वैल्यू पर इफेक्ट होगा या नहीं होगा, उसका मार्केट वैल्यू पर प्रभाव होगा या नहीं होगा, इसके संबंध में क्या थ्योरी है। तो यहाँ पर दो विचारक हो जाते हैं। एक विचारक मानते हैं कि आप डिविडेंड जो पॉलिसी अपना रहे हो उसका मार्केट वैल्यू उससे प्रभावित होगी, यानी कि आप कंजर्वेटिव अपनाओगे चाहे से आप लिबरल अपनाओ, है ना, जो भी अपनाओगे उसका मार्केट पर प्रभावित होगी, आप कैसी डिविडेंड पॉलिसी अपना रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी है उसकी प्रासंगिकता है ना, रिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। और एक विचारक है वो कहते हैं कि आप डिविडेंड पॉलिसी कैसी भी अपनाओ, चाहे से आप डिविडेंड दो चाहे से आप डिविडेंड रोक के रखो, अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो, आपके जो मार्केट वैल्यू है वो कोई प्रभावित नहीं करती, उसका मतलब कोई लेना देना नहीं है। जो डिविडेंड मार्केट वैल्यू है वो इफेक्ट करती है आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से, आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसी है उन पर डिपेंड करती है, नहीं कि आपकी डिविडेंड देने से या आप डिविडेंड को बिजनेस में रोक के रखोगे उससे कोई प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, आप समझ के दो विचारक हो गए। तो ये जो डिविडेंड मॉडल्स है ये किस तरह की होगी, दो तरह की थ्योरी होगी, एक रिलेवेंसी थ्योरी और एक आपकी कौन सी होगी, एक होगी इररिलेवेंसी थ्योरी। ठीक है, तो मॉडल एक तो हो जाएगा मॉडल मॉडल बेस्ड ऑन मॉडल बेस्ड ऑन रिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड। और दूसरी जो हो गई थ्योरी, दूसरी जो थ्योरी होगी वो थ्योरी होगी आपकी मॉडल बेस्ड ऑन इररिलेवेंसी इररिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड। यानी कि कुछ विचारक तो ये मानते हैं कि ये जो डिविडेंड पॉलिसी आप अपना रहे हो, यानी कि डिविडेंड आप कम दोगे ज्यादा दोगे उससे आपकी मार्केट वैल्यू प्रभावित होगी। और कुछ विचार क्या मानते हैं, इससे मार्केट वैल्यू प्रभावित नहीं होती, आप चाहे से डिविडेंड पूरा दे दो चाहे से आप पूरा बिजनेस में रिटर्न अर्निंग रख दो, इससे प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से विचारक आते हैं, इसमें दो विचारक आते हैं जो रिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड को मानते हैं, रिलेवेंसी थ्योरी को मानने वाले थे। एक तो आता है वोल्टर 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 प्रमेय इसको बोलते हैं, वोल्टर मॉडल। वोल्टर मॉडल या वोल्टर मॉडल की जगह अपन कह सकते हैं वोल्टर फॉर्मूला, वोल्टर फॉर्मूला या वोल्टर थ्योरी, कुछ भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, वोल्टर, इसमें कौन आते हैं, जेम्स ई वोल्टर आते हैं, है ना, जेम्स ई वोल्टर, जेम्स ई वोल्टर, ये एक तो ये थ्योरी है इन्होंने दी थी जेम्स ई वोल्टर ने। और दूसरी थ्योरी है, दूसरी जो विचारक थे वो थे गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, गॉर्डन्स मॉडल, गॉर्डन गॉर्डन्स, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो ये दो विचारक है ना, ये दो विचारक क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि रिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड, यानी कि जो भी लाभांश आप वितरित करोगे वो मार्केट वैल्यू को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये मानते हैं। जबकि यहाँ पर जो थ्योरी है इसमें कौन से विचारक है, इनमें आते हैं मोदी गिलानी और मिलर थ्योरी। मोदी गिलियानी मोदी गिलियानी मोदी गिलियानी एंड मिलर थ्योरी, मिलर, मोदी गिलियानी और मिलर, है ना, तो इसको हम बोलते हैं मोदी गिलानी मिलर थ्योरी। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एम एम थ्योरी, एम एम थ्योरी, एम एम थ्योरी। ठीक है, इसमें दो विचारक है मोदी गिलियानी और मिलर। ठीक है, मोदी गिलियानी और मिलर। तो ये तो क्या है, ये है अप्रासंगिकता इररिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड, और ये है रिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अब आज के हम लेसन में पढ़ेंगे वोल्टर मॉडल। आज के लेसन में हम क्या पढ़ेंगे,
वोल्टर मॉडल पढ़ेंगे कि वोल्टर जो है, जेम्स वोल्टर है, उन्होंने क्या मॉडल दिया था और वो कैसे इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, फिर हम बाद में गॉर्डन मॉडल पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन एमएम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये कहते हैं, ये वोल्टर जो है ना, जेम्स वोल्टर, ये कहते हैं कि आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है उसमें आप डिविडेंड पॉलिसी से मार्केट वैल्यू प्रभावित होती है। ठीक है, ये आगे अपन फॉर्मूला के द्वारा इसको सिद्ध भी करेंगे, है ना। तो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया उससे पहले इन्होंने कहा कि जो फर्म्स होती है ना, वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, वोल्टर ने क्या कहा कि जो फर्म्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स की फर्म्स होती है। अब वो कौन कौन सी होती है फर्म 3 टाइप्स की? उन्होंने बताया कि एक तो होती है ग्रोथ फर्म, एक तो होती है ग्रोथ फर्म, ग्रोथ फर्म, एक होती है नॉर्मल फर्म, नॉर्मल फर्म, और एक होती है डिक्लाइन फर्म, डिक्लाइन, डिक्लाइन फर्म। 3 तरह की फर्म होती है। अब ग्रोथ फर्म, इन्होंने कहा कि ग्रोथ फर्म कौन सी होती है? ग्रोथ फर्म होती है जहां जहां पर आर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आर है ना, आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये ग्रेटर देन होती है के ई से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या अपन कहें कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन से। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ई से ग्रेटर देन होती है। आर का मतलब क्या होता है? ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको मैं अपनी आसान भाषा में भी समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा बस सब्र रखिए। और के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन। नॉर्मल फर्म किसको कहेंगे? जहां पर आर बराबर हो के ई के। ठीक है, आर और के ई दोनों बराबर हो तो वो क्या है? नॉर्मल फर्म है। ग्रोथ फर्म किसे कहेंगे? जहां पर आर ग्रेटर देन हो के ई से। और डिक्लाइन फर्म किसको बोलेंगे? डिक्लाइन फर्म बोलेंगे जिसमें आर कम हो और के ई क्या हो? ज्यादा हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन ज्यादा होती है। अब देखो, के का मतलब मैंने बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी कि आपकी ने जो पैसा प्राप्त किया है मार्केट से, जो कैपिटल आपने रेज की है, उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, क्योंकि वो कैपिटल, उस पर आपको कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। जैसे सपोज दैट आपने डिबेंचर इशू किया है, तो डिबेंचर पर आपको कॉस्ट आएगी इंटरेस्ट की। प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो उस पर एक फिक्स आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, वो उसकी कॉस्ट है। इक्विटी है तो इक्विटी की कॉस्ट होती है, ठीक है, डिविडेंड के रूप में। तो ये तो है कॉस्ट, ये तो आपको देना पड़ेगा। अब आपने पैसा ले लिया तो आप उस पे उसको इन्वेस्ट करके आप कितना उस पर अर्न कर रहे हो, आपकी खुद की कैपेसिटी क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अपन इसको बोल सकते हैं कि आपके बिजनेस में आपके बिजनेस में क्या कैपेसिटी है। आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके कितना अर्न कर लेते हो, कितना रिटर्न अर्न करोगे। तो ऑब्वियसली है कि आप है ना, अगर के ई के बराबर करोगे, यानी कि आपकी जितनी कॉस्ट आई उतना ही आप अर्न करोगे। तो मतलब क्या रहा यहाँ पर? क्या हुआ यहाँ पर? ये नॉर्मल फर्म है ना, आप कोई ग्रोथ कर नहीं रहे हो, जितना आपने पैसा लिया है, जितनी कॉस्ट आ रही उतना ही आपकी खुद के कमाने की क्षमता है, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो नॉर्मल फर्म है। यदि कि आर का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि खुद के कमाने की एक क्षमता है आपकी, खुद के कमाने की, आपके बिजनेस की। तो यदि खुद की क्षमता ज्यादा है और कॉस्ट आ रही है कम, इसका मतलब कैसे? आप ग्रोथ फर्म हो। ठीक है, और आपने मार्केट से पैसे रेज किए, मान लो सपोज दैट 10% से, और आपने उस पैसे को इन्वेस्ट करके आपने वहां पर रिटर्न कमाया, वो 8% कमाया, यानी 2% आपको घाटा हो रहा है उल्टा। तो ये आप क्या हो? ये आप हो डिक्लाइनिंग फर्म हो। ठीक है, आपको उल्टा लॉस हो रहा है, तो ये है कौन सी फर्म होगी? ये डिक्लाइन फर्म होगी। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि यदि ग्रोथ फर्म होगी, अब देख ध्यान से सुना, यदि ग्रोथ फर्म होगी यानी कि जिसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है के से। अब देखो सिंपल सा ही है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये देखो, जब आपकी खुद की कमाने की क्षमता ज्यादा होगी तो आपके पास में आपकी जो प्रॉफिट आए, 1 साल बाद में आपने प्रॉफिट कमाया, अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिविडेंड के रूप में देना है। तो यदि सॉरी, यदि आपकी खुद की कमाने की क्षमता ज्यादा है तो आप फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे या आप अपने पास में ही रखोगे बिजनेस में, है ना। यदि आपकी कमाने की क्षमता है तो आपको अपने पास में ही रखनी चाहिए पैसे, डिविडेंड कम से कम देना चाहिए। ठीक है ना, सिंपल है कि आपने बिजनेस किया, आपकी कुछ कॉस्ट आ रही है,
और आपकी कुछ अर्निंग्स हो रही है। अब अर्निंग्स आपकी ज़्यादा है कॉस्ट से, है ना, आप ज़्यादा अर्निंग्स कर रहे हो, आपकी जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा है, तो फिर जो प्रॉफिट हुआ ना उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या फायदा, जब आपकी खुद की कमाने की क्षमता है तो आप अपने पास ही उसको रोक के रखो। बस वो यही कहना चाहते हैं कि यदि फर्म है उसकी खुद की कमाने की क्षमता ज़्यादा है, उसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर ज़्यादा है के ई से, कॉस्ट से ज़्यादा रही है, तो फिर उसे डिविडेंड क्यों देना, वो अपने पास में ही रखो डिविडेंड को। और डिविडेंड को अपने पास में रखेंगे यानी कि बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगी बिजनेस में रिटेन अर्निंग्स के रूप में, तो फिर उस रिटेन अर्निंग को फिर से इन्वेस्ट किया जाएगा और अधिक प्रॉफिट कमाया जाएगा, है ना। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो फिर पिछले साल जितना प्रॉफिट हो उतना ही प्रॉफिट कमा पाएगी, लेकिन प्रॉफिट को उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, डिविडेंड के रूप में नहीं दिया और बिजनेस में री इन्वेस्ट किया, तो अब ज्यादा कैपिटल लगाएगी तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करेगी ना तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी फिर, है ना। और यदि उसने डिविडेंड के रूप में दे दिया तो फिर उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि उसके पास में देखो खुद की कमाने की क्षमता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पैसे को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरा पैसा बांट दिया, कुछ नहीं रखा अपने पास में, तो फिर क्या रहेगी, उसकी मार्केट वैल्यू तो गिरेगी ना। तो यही होता है, वो यही कहते हैं कि यदि ग्रोथ फर्म है तो उसको जो डिविडेंड है डिविडेंड है वो क्या करना चाहिए, कम से कम देना चाहिए, कम से कम कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कम से कम वितरित करना चाहिए, कम से कम डिविडेंड वितरित करना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अपने पास में रखना चाहिए। तो एक हमने देखा था, एक हमने रेशियो एनालिसिस में पढ़ा था, एक डिविडेंड पे आउट रेशियो पढ़ा था ना, शॉर्ट में उसको पे आउट ही बोलते हैं, पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो का मतलब है कि आपने कितना कमाया उसमें से कितना आपने डिविडेंड दे दिया, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कितना कमाया गया, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, है ना। एक शेयर पर सपोज दैट 10 रुपए आपने एक शेयर पर कमाए, ठीक है, और आपने 50% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, 5 रुपए, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पर कितना डिविडेंड दिया गया। तो ये बताता है पे आउट रेशियो, यानी कि आपके पास में जो अर्निंग्स हुई उसका कितना प्रतिशत आपने डिविडेंड के रूप में दिया, तो वो क्या बताएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो उसको बोलते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, ये जो ग्रोथ फर्म है ना, ये ग्रोथ फर्म कौन सी होती है, जो अच्छी कमाई कर रही है, जिसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा आ रही है, तो उसकी खुद के कमाने की क्षमता अच्छी है, तो उसको डिविडेंड कम देना चाहिए या डिविडेंड पूरा बांट देना चाहिए मार्केट में, आप खुद ही बताओ मुझे। डिविडेंड उसको कम से कम देना चाहिए या फिर पूरा का पूरा वितरित कर देना चाहिए, है ना। कम से कम देना चाहिए ना, क्योंकि उसकी उसकी क्या है, खुद की कमाने की क्षमता है, आईआरआर उसकी अधिक आ रही है, तो उसे फिर डिविडेंड कम से कम देना चाहिए। और कम से कम देने का मतलब है कि आपका डीपीएस है ना वो कम से कम आएगा, डीपीएस बहुत कम आएगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जो पे आउट रेशियो है ना वो बहुत ही कम रखना चाहिए, उसे हम कहेंगे पे आउट रेशियो क्या रहेगा यहाँ पर, कम रहेगा, लो पे आउट रेशियो, लो पे आउट रेशियो रहना चाहिए, पे आउट रेशियो। अगर ये लो पे आउट रेशियो रहेगा तो उस फर्म की जो वैल्यू है ना वो बढ़ेगी, वैल्यू है ना फर्म की, वैल्यू ऑफ फर्म, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, यदि पे आउट रेशियो बिल्कुल कम रखा जाएगा, या फिर पे आउट रेशियो क्या रखा जाएगा, यदि पे आउट रेशियो जीरो रखा जाएगा। जीरो का मतलब है क्या है, कि आपने पे आउट किया ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया, पूरा का पूरा अपने बिजनेस में ही अपने पास में रख लिया, यानी कि पूरा जो ईपीएस है ना, अर्निंग पर शेयर जो है वो, और डीपीएस है ना, डीपीएस यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, डिविडेंड दिया ही नहीं है आपने, जीरो जीरो रहेगा, तो ये पे आउट रेशियो कितना आ जाएगा, 0% आ जाएगा, यानी कि कुछ भी नहीं दिया, पूरा बिजनेस में रख लिया। तो इससे क्या होगा, आपकी कमाने की क्षमता अच्छी है तो आपकी जो मार्केट वैल्यू वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सिंपल सा है, सिंपल लॉजिक है। और यदि पे आउट रेशियो है ना वो ज्यादा रखा जाएगा, पे आउट रेशियो यदि हाई रखा जाएगा तो फर्म की वैल्यू जो है ना वो गिरेगी फिर, समझ रहे हो, क्योंकि आपके पास में खुद की कमाने की क्षमता थी, लेकिन फिर भी आपने इस पैसे को वितरित कर दिया मार्केट में, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर थे, जो भी शेयर होल्डर थे उनको डिविडेंड के रूप में दे दिया, तो इससे आपकी फर्म की वैल्यू कम ही होगी, ठीक है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी तो कम है, उनकी कैपेसिटी तो जैसे मान लो कि आर 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 10% और के ई आर आर 8%, अब उनकी कैपेसिटी तो 8% ही थी, आपकी 10% थी, लेकिन फिर भी आपने डिविडेंड उनको दे दिया, तो इससे आपकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, कम होगी शेयर की। फिर दूसरी होती है नॉर्मल फर्म। नॉर्मल फर्म पर वो कहते हैं कि यहाँ पर आर और के ई दोनों ही है, दोनों बराबर है, इसकी भी उतनी कैपेसिटी है कमाने की, और ये जो शेयर होल्डर है जिन्होंने पैसा दिया था के ई, उनकी भी उतनी ही कैपेसिटी है जितनी की फर्म की है। तो अब यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप चाहे से डिविडेंड पूरा दे दो, चाहे से पूरा अपने पास में रख लो, कोई भी प्रभावित नहीं होने वाला, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी कैपेसिटी भी उतनी है, तो आपने अगर उनको दे भी दिया डिविडेंड तो वो भी उतना ही उस पैसे को बढ़ा लेंगे जितना कि आप बढ़ा पाओगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल समझो कि जैसे मान लो 100 रुपए था डिविडेंड,
ठीक है। अब 8% उनकी कॉस्ट आ रही है, यदि आप रखोगे तो भी 1 साल बाद में आप उसको 108 रुपये बना दोगे, ठीक है, 8 रुपये, और यदि उनको दे दिया तो वो भी 108 रुपये उसको कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर है ना, जो फर्म है, नॉर्मल फर्म है, वहां पर कोई प्रभावित नहीं पड़ता, चाहे से डिविडेंड पूरा रोक के रखो, चाहे से पूरा रिटेन अर्निंग रोक के रखो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पे आउट रेशियो 0% रखो, चाहे से पे आउट रेशियो 100% रखो, कोई प्रभावित नहीं होने वाला फर्म का वैल्यू। फिर एक होती है डिक्लाइन फर्म। अब यहाँ पर इसकी है ना क्षमता आर कम आ रही है, इसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम है, और यहाँ पर के क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो ऐसी फर्म को क्या रखना चाहिए, जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, पे आउट रेशियो है, वो क्या रखना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, ठीक है, हाई रखना चाहिए, उच्च पे आउट रेशियो रखना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि ज्यादा पे आउट रेशियो रखेगा, यानी कि उसने जो भी डिविडेंड हुआ वो पूरा बांट दिए, कि देखो हमारी क्षमता तो मान लो कम है, 8% ही है, और आपकी कॉस्ट आ रही है 10%, तो हम डिविडेंड को रोक के करेंगे क्या, इससे अच्छा है कि हम आपको ही दे दें, ताकि आप 10% है, तो यदि मान लो 100 रुपए का डिविडेंड है, तो 1 साल बाद में आप 110 रुपए कर लोगे उसको, जबकि हमारे पास में रहेगा तो 108 ही हो पाएगा, सिंपल है ना। तो फिर क्या करना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे देना चाहिए। और ये पे आउट रेशियो डीपीएस अपॉन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कितना, एक शेयर पर कितना कमाया और कितना डिविडेंड दिया, तो ये हाई रहेगा। जैसे मान लो 100% है, 100% का मतलब पूरा डिविडेंड दे दिया गया। तो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है, डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। तो यही वो इसकी थ्योरी है, यही वो कहना चाहते हैं कि ग्रोथ फर्म में डिविडेंड पे आउट रेशियो कम से कम रखना चाहिए, तब वैल्यू बढ़ेगी, नॉर्मल फर्म में कोई प्रभावित नहीं होगा, और डिक्लाइन फर्म है उसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या रखना चाहिए, हाई रखा जाएगा, तभी ही क्या होगा, फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। यदि आपने डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पर कम रखा तो फर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वो अपना एक बीजगणितीय एक सूत्र देते हैं, मतलब एक एक फॉर्मूला बताते हैं, और उससे वो इस चीज को प्रूव भी करते हैं। तो ठीक है, अपन वो अब फॉर्मूला देखते हैं, वो उनका फॉर्मूला क्या है। ये एक क्वेश्चन भी करेंगे, देखो उनका फॉर्मूला है, उनका फॉर्मूला है वो है P बराबर डी अपॉन के ई प्लस आर ई माइनस डी डिवाइड बाई के ई अपॉन के ई। ये इतना बड़ा फॉर्मूला उसका। अब पहले मैं इनका अर्थ बताते हूँ। डी का मतलब होता है डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर एक शेयर पर कितना डिविडेंड दिया गया। के का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन। ई का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर। और आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हम कर सकते हैं इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये उनका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से वो अपनी बात को प्रूव करते हैं कि आप, अब एक फॉर्मूला, ये क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल रिगार्डिंग थ्री कंपनीज है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। अब इनमें देखो सभी में अर्निंग सेम आ रही है, ईपीई अर्निंग्स है, अर्निंग पर शेयर 8 रुपए आ रहे हैं सभी तीनों कंपनी में, और तीनों कंपनी में कॉस्ट भी बराबर आएगी, है ना, मार्केट से पैसा लिया तो बराबर कॉस्ट में इनको मिलने वाली है, 10-10%। बस फर्क क्या है, इनकी खुद के कमाने की क्षमता देखो, इसकी आर 15%, इसकी 5% और इसकी 10% है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ ईच ऑफ द अबव कंपनीज अप्लाइंग वोल्टर फॉर्मूला वेन डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 20% हो, 50% हो और 75% हो। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ, कंक्लूजन आप क्या निकले वो बताना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ए लिमिटेड की बात करें, ए लिमिटेड की, तो ये ए लिमिटेड में देखो क्या है, आर कितनी आ रही है, आर 15% आ रही है, आर कितनी है 15%, और इसकी के ई कॉस्ट कितनी आ रही है, वो आ रही है 10%, यानी कि ये 10% इसकी कॉस्ट आ रही है इसकी पूंजी की, है ना, और ये खुद की कमाने की क्षमता कितनी है 15%, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर 15% रिटर्न मिलने वाला है। तो ये अच्छी फर्म है, ये मतलब ये है ग्रोथ फर्म। ए लिमिटेड क्या है, ये है ग्रोथ फर्म, ग्रोथ फर्म है, ग्रोथ फर्म है। अगर बात करें बी लिमिटेड की, बी लिमिटेड कैसी फर्म है, बी लिमिटेड में देखो आर कितना आ रहा है, आर आ रहा है 5%, और के ई कितना आ रहा है, के ई आ रहा है 10%, है ना। तो ये क्या है, ये है डिक्लाइन फर्म, डिक्लाइन फर्म। और सी लिमिटेड की बात करें अगर, सी लिमिटेड की, तो सी लिमिटेड में देखो आर कितनी आ रही है 10% और के ई भी कितनी आ रही है
10%। तो ये क्या है, ये है नॉर्मल फर्म, नॉर्मल फर्म। ठीक है, अब देखो वोल्टर वोल्टर साहब क्या कहते हैं, वोल्टर साहब कहते हैं कि जो जब भी ग्रोथ फर्म होगी तो वो क्या कहते हैं, ग्रोथ फर्म। अब देखो सिंपल अपने लॉजिक से देखो, ग्रोथ फर्म है यानी कि उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, कमाने की उसकी क्षमता अच्छी है, तो जो भी पैसा है फिर उसकी खुद की कमाने की क्षमता अच्छी है, तो उस पैसे को उसे वितरित नहीं करना चाहिए, अपने पास में ही रखना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है ना, अपने पास में पैसा रखना चाहिए। अपने पास में पैसा रखने का मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी कि जो चुकाया जाएगा वो कम से कम होगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, कम से कम। डिविडेंड पे आउट रेशियो कम से कम होना चाहिए ऐसी फर्म के लिए, यही उन्होंने कहा था। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो वो कह रहा है कि 25% हो तो फर्म की वैल्यू कितनी है, और 75 हो तो कितनी होगी। हम 50 को एक बार स्किप करते हैं, 50% को स्किप कर देते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम 25 और 75 से ही निकालते हैं। इसी से हम उसको वो इसको हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे कि उसकी जो भी उन्होंने बात बताई वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि अगर देखो 25% है ना, यहाँ पर पे आउट रेशियो 25% है, यहाँ पर फर्म की जो वैल्यू होगी ना वो ज्यादा आएगी। और 75% पे आउट रेशियो यहाँ पर फर्म की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। क्योंकि 75 यानी कि जो भी डिविडेंड आएगा या जो अर्निंग्स हुई इसकी 75% डिविडेंड के रूप में दे दिया गया। ठीक है, यही होता है पे आउट रेशियो का मतलब। तो यहाँ पर उसको पैसे रोक के रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 75% दे दिया, तो ऐसी स्थिति में देखना फर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आएगी। और यहाँ पर 25% ही दिया गया है, तो यहाँ पर फर्म की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, पहले मैं वापस फॉर्मूला लिख देता हूँ, डी अपॉन के ई प्लस आर ई माइनस बी अपॉन अपॉन के ई और डिवाइड बाई के ई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डिविडेंड कितना होगा, पहले डी निकालते हैं। डी कितना होगा, डिविडेंड कितना होगा, अर्निंग्स कितना है, अर्निंग्स है 8 रुपये, ईपीएस और उसको गुणा करेंगे किसी से, पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। अब देखो 8 रुपये कमाए हैं एक शेयर पर, और कितना डिविडेंड दिया जा रहेगा, 25% डिविडेंड दे दिया गया, इसमें 25% डिविडेंड दे दिया गया। इसका मतलब कितना डिविडेंड दिया गया, 2 रुपये डिविडेंड दे दिया गया, 2 रुपये, 2 रुपये डिविडेंड के रूप में दे दिया गया। 25% ये होता है ना, ईपीएस अर्निंग परसेंट 8 रुपये कमाए और ये कह रहा है कि 25% डिविडेंड दे दो, इसका मतलब 2 रुपये एक शेयर पर डिविडेंड दे दो। तो डी कितना आ गया, डी हमारा आ गया 2 रुपये। ठीक है, उसके बाद में आर की बात करें तो आर कितना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 0.15, क्योंकि प्रतिशत में है तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो आर हो जाएगा 0.15। अगर बात करें के ई की तो वो कितना आ जाएगा 0.10, के ई आ गया हमारा। ठीक है, तो बस अब फॉर्मूले में मान रख देते हैं, डिविडेंड कितना है 2 रुपये, डी अपॉन के ई कितना आएगा, के ई आ रहा है 0.10 के ई, फिर प्लस आर कितना आ रहा है 0.15, और ई कितना है 8 रुपये, माइनस डिविडेंड कितना दिया गया 2 रुपये, और भाग देंगे इसमें के ई का, के ई कितना है 0.10, और यहाँ पर भाग दे देंगे हम फिर के ई कितना है 0.0। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो दो में, थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी वो है। 2 में भाग देंगे हम 0.10 का, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 20, यहाँ पे आ चुका 20, फिर प्लस यहाँ पर देखो 8 में से 2 गए तो कितना बचा 6, है ना, 8 में से 2 गए तो 6, और इसको गुणा करेंगे 0.15 से। ठीक है, तो ये हो गया 0.9, और फिर भाग लगा देंगे हम किसका 0.10 का, तो कितना आ जाएगा 9, 9 आ चुका है ना, और फिर 9 आ गया, और 9 में भाग लगा देंगे हम किसका 0.10 का, तो ये आ जाएगा 90। ये कितना आ चुका, ये आ चुका 90, और 90 और 20 कितना हो चुका 110। 110 फर्म की क्या होगी, वैल्यू होगी, यानी कि एक शेयर की जो वैल्यू है ना पी, एक शेयर की वैल्यू कितनी आ गई 110 रुपये आ चुकी। ठीक है, कितने पर 25% पर पे आउट रेशियो था। अब यदि 75% पे आउट रेशियो रखेगा तो आप बताओ इससे कम आएगा या ज्यादा आएगा, कम आना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ फर्म है, तो ग्रोथ फर्म को तो डिविडेंड कम से कम देना चाहिए, 25% भी नहीं देना चाहिए, एटलीस्ट इससे भी कम होना चाहिए। अब यहाँ पे 75% आप डिविडेंड दोगे तो यहाँ पर फर्म की वैल्यू क्या होगी, फिर कम आएगी। अब देखते हैं कि कम आती है या नहीं आती है। यहाँ पर डिविडेंड देखेंगे, डिविडेंड कितना दिया गया, तो अर्निंग्स ईपीएस इंटू पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो। अब ईपीएस कितना है, ईपीएस है आपके 8 रुपये, और पे आउट रेशियो है कितना 75%, तो 75% कितना हो चुका 8 का, कितना हो जाएगा 6 रुपये, 6 रुपये डिविडेंड। बाकी की चीजें सेम है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले में रखोगे आप डिविडेंड, डी डी कितना आ जाएगा 6 रुपये, 6 रुपये में यहाँ थोड़ा सा नीचे करता हूँ, डी 6 रुपीज, डिवाइड करेंगे के ई से, के ई कितना है 0.10 प्लस, और आर कितना है 0.15,
और ई कितना है 8 रुपये, माइनस डिविडेंड कितना दिया गया, डिविडेंड कितना दिया गया 6 रुपये, और भाग दे देंगे किसका 0.10 का, और डिवाइड किससे करेंगे 0.10 से, ठीक है डिविडेंड। अब ये देखो 6 में भाग दोगे आप, भाग 0.10 का, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 60 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में देखो 8 - 6, 8 - 6 तो कितना बचा 2, और 2 को गुणा करेंगे 0.15 से तो 0.3, और इसमें भाग देंगे 0.10 का, तो आ जाएगा 3, और इसमें भाग लगा देंगे 0.10 का, तो ये आ जाएगा 30। ये कितना आएगा 30। एक बार दोबारा मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, 2 इंटू 0.15 भाग 0.10, 3 भाग 0.10, ठीक है 30। 30 प्लस अपना 60 तो कितना हो चुका, ये हो गया 90 रुपये। अब देखिए ये 90 रुपये, और यहाँ पर कितना आ रहा था 10 रुपये, ठीक है। इन दोनों में देखो डिफरेंस, जब 25% पे आउट रेशियो रखा गया था 25%, है ना, तब कितना आ रही थी फर्म की वैल्यू 110, यानी कि फर्म का मार्केट प्राइस अच्छा था, क्योंकि देखो डिविडेंड कितना दिया गया 8 रुपये में से 2 रुपये डिविडेंड दिया गया 2 रुपये डिविडेंड दिया गया, बाकी का बिजनेस में री इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जो भी शेयर होल्डर्स है उनको पता है कि अपना पैसा अभी तक कंपनी के पास में है, तो कंपनी और अच्छा कमाएगी ना, उससे उससे और अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी, तो वो उसके मार्केट में उसके प्राइस बढ़ने लगते हैं, ठीक है। मार्केट में प्राइस कितना हो गया बढ़ करके 110 रुपये हो गया उसका, और यदि कंपनी डिविडेंड के रूप में 75% दे चुकी डिविडेंड, है ना, अब 25% ही बचा है, तो पता है कि मार्केट में अब 25 यानी कि कंपनी के पास में पैसा कम बचा है, तो वो कम ही प्रॉफिट अर्न करने वाली है, इसलिए उनकी जो शेयर की वैल्यू है वो क्या होगी, गिर गिर के कितनी होगी 90 रुपये हो चुकी। अगर आप 50% में करोगे तो इन दोनों के लगभग बीच में आएगा, है ना, हो सकता है कि लगभग 100 रुपये के लगभग आए, ठीक है। ये 50% में, 50% में अगर हम करके देखते हैं 50% में, तो 50% डिविडेंड कितना होगा, देखो 50% डिविडेंड हो जाएगा 4 रुपये, और डिवाइड करोगे 0.10 से, प्लस 0.15, और 8 में से 4 गए तो कितने बचे 4, और डिवाइड भाग दे दोगे 0.10 का, और फिर यहाँ पर भाग दे दोगे 0.10 का। अब ये देखो कितना आ जाएगा, अगर हम भाग लगाएंगे 4 डिवाइड 0.10, तो ये तो हो जाएगा आपके 40, ये तो हो जाएगा 40, प्लस यहाँ पर देखो 4 इंटू 0.15 भाग 0.10 भाग 0.10, तो ये हो गया 60, ये हो चुका 60, और ये देखो 100 रुपये हो गया, बीच में आ गया इन दोनों के। तो बस यही वो वोल्टर साहब वो सिद्धांत ये देना, ये जो थ्योरी है इसके के द्वारा वो सिद्धांत करना चाहते हैं कि लाभांश नीति जो है ना वो आपकी इम्पैक्ट करती है, मार्केट वैल्यू इससे प्रभावित होता है, ये हमने उनके इस फॉर्मूले से हमने देख भी लिया। अब थोड़ा सा और इसको बिल्कुल पूरी तरह सिद्ध करने के लिए अपन क्या करते हैं, अब हम फर्म बी की बात करते हैं, बी की बात करते हैं फर्म, और फिर हम सी की बात करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो रहा है, लेकिन आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, इसलिए आप वीडियो में बने रहे। देखो बी लिमिटेड पहले, अब सी लिमिटेड पे चलते हैं। देखो सी लिमिटेड में क्या है, दोनों ही बराबर है दोनों बराबर है सी लिमिटेड में, आर और आपके के ई दोनों दोनों बराबर है। तो इस फर्म को मैं इस फर्म में क्या होगा, इस फर्म में डिविडेंड पॉलिसी का कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना। उन्होंने भी यही कहा था कि यदि दोनों बराबर है तो फिर आप डिविडेंड चाहे से ज्यादा दो, चाहे से आप डिविडेंड कम से कम दो, पूरा बिजनेस में रिटर्न अर्निंग रखो, कोई प्रभावित नहीं होगा, आपकी जो वैल्यू है वही रहेगी, है ना। अब यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो देखो आर कितना हुआ, आर है यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 0.10, और के ई कितना आ रहा है, के ई आ रहा है आपके वो भी 10, और यहाँ पर अर्निंग्स कितना है वो है 8 रुपये। तो अब हम 25% से देखते हैं, तो डिविडेंड कितना हो गया, डीपीएस कितना हो गया 2 रुपये, डिविडेंड कितना हो गया 2 रुपये। अब डिविडेंड 2 रुपये डी अपॉन के ई कितना है, के ई वही 0.10, फिर प्लस यहाँ पर आएगा आर, आर कितना आ रहा है यहाँ पर 0.10 आर, और ई माइनस डी अर्निंग्स कितना है 8 रुपये, माइनस डिविडेंड 2 रुपये दिया गया तो कितना बचा 6 रुपये, और भाग किसका लगा देंगे 0.10 का, और यहाँ पर भाग लगा देंगे 0.10 का, तो फर्म की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो हम भाग लगाएंगे 2 भाग 0.10, तो ये कितना आ चुका, ये आ चुका 20, और फिर उसके बाद में 6 से गुणा करेंगे 0.10, और भाग लगाएंगे 0.10, तो 6 आ गया, और फिर इसमें भाग लगा देंगे 0.10 का, तो ये आ चुका आपके
60 रुपये। तो 60 और 20 कितना हो गया, 80 आ चुका। अब दूसरा यदि आप 75% रखोगे तो भी कितना आएगा, 80 ही आएगा। अपन चेक करते हैं 75 में डिविडेंड कितना हो जाएगा, 75 में आपका डिविडेंड हो जाएगा आपके 6 रुपये। ठीक है, डिविडेंड कितना हुआ, 6 रुपये डिवाइड 0.10 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 0.10 और अर्निंग्स 8 माइनस वो कितना दिया गया डिविडेंड 6 रुपये, तो कितना बचा 2 भाग 0.10 और भाग 0.10, तो ये देखो कितना आ रहा है। यहाँ पर भाग लगाएंगे 6 भाग 0.10, तो ये कितना हो गया 6 भाग 0.10, ये तो हो गया आपके 60 प्लस ये देखो 2 इंटू 0.10 भाग 0.10, तो 2 और भाग लगा देंगे 0.10 का, ये तो आ गया कितना 20, तो 20 और 60 कितना हुआ 80 हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी 80, यहाँ पर भी 80 और 50% रखोगे तो भी कितना आएगा 80 आएगा, मतलब कोई प्रभावित नहीं होता, नॉर्मल फर्म है। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया। फिर इसके बाद में हम बस थोड़ा सा और है, हम सी जो बी लिमिटेड है उसका भी चेक करते हैं। ये बी लिमिटेड है, डिक्लाइन फर्म है, इसको पे आउट रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा कर देना चाहिए, क्योंकि ये इसके इंटरनल रिटर्न जो है ना वो 5% आ रही है, खुद की कमाने की क्षमता 5% है, जबकि कॉस्ट कितनी आ रही है 10% आ रही है। तो इसको पैसे अपने पास में रखने चाहिए क्या, नहीं रखने चाहिए। अगर रखेगी तो फिर फर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको भी हम चेक करते हैं। अब लेते हैं हम बी लिमिटेड, बी लिमिटेड ये क्या है, ये है डिक्लाइन फर्म, डिक्लाइन फर्म है। तो इसमें पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो डिविडेंड कितना दिया जाएगा। ठीक है, डिविडेंड है, अर्निंग्स कितनी है 8 रुपये है, और यहाँ पर अर्निंग्स का कितना है 25% पे आउट रेशियो। तो पहले डिविडेंड 2, पहले हम 25% पे चेक करते हैं, डिविडेंड कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आर कितनी आ रही है, आर आ रही है आपकी इसकी 0.05, और के ई कितना आ रहा है, के ई आ रहा है 0.10। ठीक है, ये 0.10। अब अपना फॉर्मूला डी अपॉन के ई प्लस आर ई माइनस डी अपॉन के ई डिवाइड बाई के ई। तो डिविडेंड कितना हुआ, डिविडेंड देखो 2 रुपये हुआ, और के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ रही है 0.10 प्लस अर्निंग्स आर कितने आ रही है 0.05, और ई मतलब 8 माइनस डिविडेंड कितना दिया गया 2 अपॉन के ई कितना 0.010 डिवाइड बाई 0.10। ठीक है, अब तो इसमें इसमें भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 20, ये आ चुका हमारा 20 प्लस, और ये देखो 0.05 इंटू कर दोगे आप 6 से, और भाग लगा दोगे फिर 0.10 का, और फिर भाग लगा दोगे 0.10 का, तो ये आ गया 30। तो 30 और 20 कितना आ चुका 50 रुपये इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि इसने पैसे को अपने पास में रोक के रख लिया। वो पैसे को 25% ही डिविडेंड यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 25% डिविडेंड दिया गया। तो ऐसी फर्म को डिविडेंड क्या करना चाहिए, डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिविडेंड देगी तब उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसने डिविडेंड 25% ही दिया, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। अब 75% से चेक करते हैं, 75% से देखो डिविडेंड देखो तो 6 रुपये डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, डिविडेंड कितना दिया जाएगा 6 रुपये डिवाइड बाई के ई कितना आ जाएगा 0.10 प्लस आर आ रहा है 0.05, और अर्निंग्स कितना है 8 माइनस डिविडेंड दिया गया 6 रुपये, तो 2 रुपये यहाँ पर बच गए, और भाग दे दोगे इसमें 0.10 का, और डिवाइड कर दोगे 0.10 से, तो ये तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 60 प्लस, और यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा देखो 0.05 इंटू कर दोगे आप 2 से, तो ये 0.10 हो गया, और डिवाइड कर दोगे 0.10 से, और फिर आप डिवाइड कर दोगे 0.10 से, तो ये 10 रुपये ये हो जाएगा। कहाँ पर ये 10 रुपये है, तो कितना हो गया वैल्यू 70 रुपये। देखो जितना ज़्यादा डिविडेंड दिया गया उतना ही वैल्यू इसकी बढ़ती रही, बढ़ गई ना। देखो 50 से कितनी होगी, 50 से इसकी वैल्यू कितनी होगी 70 हो चुकी, तो डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा दे। और वोल्टर जो है, वोल्टर साहब वो भी क्या कहते हैं कि ऐसी फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देना चाहिए। तो अब देखो हमने बिल्कुल इसको देख लिया, हमने एक तरह से सिद्ध भी कर लिया, प्रूव कर चुके हम उन्होंने जो फॉर्मूला दिया उसके द्वारा, कि ये जो रिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड है, मतलब ये डिविडेंड की जो पॉलिसी है वो प्रासंगिक है। डिविडेंड क्या दिया जाएगा, कैसी पॉलिसी डिपेंड करेगी, वो फर्म की जो मार्केट वैल्यू उसको इम्पैक्ट करती है। ये हमने आज के इस सेशन में देखा, और अब अगला जो सेशन होगा उसमें हम गॉर्डन की थ्योरी देखेंगे, और उसके बाद में मोदी गिलानी और मिलर साहब की थ्योरी देखेंगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।